गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं आज क्लास 10th का एक्सरसाइज 11 साइंस का पढ़ाने जा रहा हूं, जो कि आपका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है। मैं प्रीवियस क्लास में फिजिक्स के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर्स का इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट, उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा चुका हूं। इसमें यदि कोई दिक्कत हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शंस में। आज मैं आपको सर्किट डायग्राम के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। सर्किट डायग्राम होता क्या है? तो सबसे पहले आप सर्किट डायग्राम के मतलब समझिए। सर्किट डायग्राम जो है एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। क्या है? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, जिसको हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी बोल सकते हैं। एक सिंबल के फॉर्म में किसी चीज को, जैसे स्विच है तो ओपन स्विच, क्लोज स्विच। आप जो है उसको जब एनसीईआरटी का पेज नंबर 174 खोलेंगे, उसके अंदर देखो आपको सेल डिनोट किया गया है, स्विच, प्लग की, ओपन की, क्लोज की, ये सब के बारे में किया गया है। तो वो आपको याद कर लेना। तो एक पूरे सर्किट को, एक जैसे हम कहीं अपने घर के अंदर इलेक्ट्रिक बल्ब लगाए हुए हैं, स्विच, फैन वगैरह सारा, तो हमको इसको कहा जाएगा, जो आपको इसका सर्किट डायग्राम बनाना है। तो सर्किट डायग्राम में हम क्या करेंगे, तार को एक लाइन से डिनोट कर लेंगे, बल्ब को इस टाइप से डिनोट करके हम इसको क्या कर देंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे। ये क्या है? डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन, डायग्राम के थ्रू उसको हम क्या कर देंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे। नहीं तो मुझे 3D एनिमेटेड वॉल बनाना पड़ेगा, फिर से उस पर वायर दिखाइए, फिर बल्ब वगैरह दिखाइए, तो उससे मुझे क्या होगा, थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो इसलिए सर्किट डायग्राम को हम क्या करते हैं, आपको एक डायग्राम के थ्रू पूरा सर्किट को हम दिखा देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, सर्किट डायग्राम। और सर्किट डायग्राम के अंदर जो डायग्राम हम यूज करते हैं वो क्या है, आपको कंपोनेंट्स और सिंबल्स। तो जिसके लिए जो हम सिंबल्स यूज करते हैं, उसको उसका यूज करते हुए जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसको क्या कहते हैं, सर्किट डायग्राम। तो सबसे पहले आप लिखिए सर्किट डायग्राम का डेफिनेशन। सर्किट डायग्राम, फर्स्ट पॉइंट, सर्किट डायग्राम, DIAGRAM। सर्किट डायग्राम में और SCHEMATIC डायग्राम, a schematic diagram in which different components of the circuit are represented by the symbols. A schematic diagram in which different components of the circuit are represented by the symbols is called सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम का डेफिनेशन है, a systematic diagram in which different components of the circuit are represented by the symbol is called सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम में कुछ सिंबल्स जैसे हम यूज करते हैं, वो आपको इसमें दिया हुआ है, कुछ हम लिखवा देते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक सेल है, इलेक्ट्रिक सेल को हम सिंबल्स लिखवाते हैं। इलेक्ट्रिक सेल्स का जो सिंबल्स होता है, सिंबल, वो आपको ये प्लस और ये क्या है, माइनस। आप देखो यहाँ पे
ओपन स्विच, ओपन स्विच, क्लोज स्विच। ओपन स्विच का मतलब होता है जो वो लाइन जो है चालू नहीं है। क्लोज स्विच के अंदर क्या होता है, वो लाइन कंडक्टिंग चालू है। उसके बाद देखो वायर ज्वाइंट क्या है, वायर ज्वाइंट, वायर ज्वाइंट में वायर ज्वाइंट, उसके बाद एमीटर, एमीटर, वोल्ट मीटर, ये सारे के सारे क्या है, कंपोनेंट्स और उसके क्या है, सिंबल्स हैं। तो ये आपको याद करने होंगे। जो भाई हम जब सिमेट्रिक डायग्राम किसी चीज का बनाते हैं तो उसको बाय सिंबल्स जो रिप्रेजेंट करते हैं उसको क्या कहते हैं, सर्किट डायग्राम कहते हैं। और सर्किट वो जो सिंबल्स यूज करते हैं इलेक्ट्रिक चल के लिए, ये हो गया ओपन स्विच, क्लोज स्विच, वायर ज्वाइंट का, एमीटर और वोल्ट मीटर। यहां तक कहीं कोई दिक्कत बताइए। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका ओम्स लॉ। क्या है, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ जो है आपको रिलेशन देता है करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में। तो हम लिखेंगे अब लिखेंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ जो है आपको क्या स्टेट करता है, ओम्स लॉ स्टेट करता है, ओम्स लॉ कहता है जो पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू दैट। पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू दैम। जो जो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, यदि करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा। यही आपको ओम्स लॉ स्टेट करता है। और साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करने के लिए वहां पे एक आर यूज करते हैं। आर जो है आपको रेसिस्टेंस है। तो पहला ओम्स लॉ में लिखेंगे स्टेटमेंट में, Ohm's law states that the potential difference potential difference it states that the potential difference across the ends of a conductor is directly proportional to the current flowing through them. It states that the potential difference across the ends of a conductor is directly proportional to the current flowing through them. इसी को हम क्या कहते हैं, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है, जिसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस किसी कंडक्टर के
तो पोटेंशियल डिफरेंस कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, जितना उसके करंट फ्लो करता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू देम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और जहाँ पे साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटेगा, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट क्या है R। ये कांस्टेंट क्या है R। तो हम यहाँ पे लिखेंगे V इज इक्वल टू I। कोई दिक्कत यहाँ तक बताइए। अब इसके बाद R जो है लिखेंगे R इज अ कांस्टेंट फॉर गिवन मेटेलिक वायर, for a given metallic wire at a given temperature, at a given temperature। R जो है कांस्टेंट है मेटालिक वायर के लिए एट अ गिवन, and R is called resistance, R is called resistance, R is called resistance, resistance। R is called resistance। रेसिस्टेंस इसको रिमूव करके फिर लिखवाते हैं, ये लिख लो। रेसिस्टेंस होता क्या है, रेसिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है किसी मटेरियल्स का जो क्या करता है, करंट को रेसिस्ट करता है। क्या करता है, करंट को कंडक्टिंग करने में रेसिस्ट करता है। रेसिस्ट का मतलब क्या होता है, उसको अवरोध, उसको रोकना। जैसे यदि हम बोट स्ट्रीम वाला क्वेश्चन करवा रहे हैं तो बोट के अंदर आप क्या देखते होंगे, जब स्ट्रीम के डायरेक्शन में फ्लो करता है, जब धारा के दिशा में फ्लो करेगा तो उस टाइम में क्या होगा, उसका स्पीड बढ़ता रहता है, और जब ही धारा के अपोजिट चलेगा नाव तो क्या होगा, उसके स्पीड को रेसिस्ट करेगा, प्रतिरोध करेगा, रोकेगा। तो वही रेसिस्टेंस है। तो रेसिस्टेंस क्या करता है, आपको प्रतिरोध करता है किसका, करंट फ्लो का। किसका फ्लो का रेसिस्ट करता है, करंट फ्लो का। तो हम लिखेंगे रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ conductor to resist the flow of charge। चार्ज के फ्लो को रेसिस्ट करने के प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस कहते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज। उसके बाद इट्स एसआई यूनिट इज ओम, its SI unit is ohm। Third point, it is represented by इस सिंबल से उसको क्या करता है, रेसिस्टेंस को रिप्रेजेंट होता है। फोर्थ पॉइंट, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, R इज इक्वल टू V बाय I, क्योंकि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इज इक्वल टू RI।
और R इज इक्वल टू V अपॉन में I। तो यही जो है रेसिस्टेंस में आपको R इज इक्वल टू V बाय I आया। यहां तक कहीं कोई दिक्कत बताइए। अब आपको 1 ओम डिफाइन करने के लिए बोला जाए, आप कैसे करेंगे? 1 ओम इज डिफाइंड एज, लिखेंगे if the potential difference if the potential difference across the ends of a conductor is 1 volt and the current through it is 1 ampere, then the resistance is वन। उस रेसिस्टेंस को क्या कहते हैं? 1 ओम कहते हैं। कोई दिक्कत यहां तक बताइए। अब हम नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, द करेंट थ्रू अ, इससे देखिए आप, ये जो फॉर्मूला है, करंट थ्रू अ रेसिस्टेंस is inverse, current through a resistance is inversely proportional to the resistance. Current through a resistor is inversely proportional to the resistance. यहाँ पे R इज इक्वल टू V बाय I। देखिए I बढ़ेगा तो R की मान क्या होगा? कम होगा। R बढ़ेगा तो I घटेगा, I घटेगा तो R बढ़ेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं करंट थ्रू अ resistor is inversely proportional to the resistance. Current through resistance is inversely proportional to the resistance. कोई दिक्कत? करंट थ्रू जो है एक रेसिस्टर से क्या होता है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेसिस्टेंस के। एक होता है रेहोस्टेट। क्या होता है? रेहोस्टेट। वो क्या होता है, बिना रेहोस्टेट का उसमें एक स्टॉपर लगता है, जो स्टॉपर टाइप का लगा होता है, जो आपको क्या करेगा, रेसिस्टेंस को इंक्रीज और डिक्रीज करने में मदद करता है। ऐसे रेसिस्टेंस को इंक्रीज और डिक्रीज करने में मदद करता है। A component which is used to
regulate current, a component which is used to regulate current without changing the voltage, is called rheostat. RHEOSTAT. जैसे V और I में मुझे रिलेशन डिस्क्राइब करना होगा, किसमें? वोल्टेज और पोटेंशियल, वोल्टेज और करंट के अंदर जब पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के अंदर जब रिलेशन डिफाइन करना होगा तो उस केस में क्या करना पड़ेगा? वोल्टेज बढ़ाना पड़ेगा, तब क्या होगा? करंट बढ़ेगा। लेकिन यदि हम रेहोस्टेट को क्या करते हैं? एक रेहोस्टेट को मदद से बिना वोल्टेज को रेगुलेट किए हुए, बिना वोल्टेज बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे सेल इंक्रीज करना पड़ेगा और डिक्रीज करना पड़ेगा। सेल इंक्रीज करेंगे तो वोल्टेज बढ़ेगा, सेल डिक्रीज करेंगे तो सेल इंक्रीज करेंगे तो वोल्टेज भी बढ़ेगा, वोल्टेज डिक्रीज करना होगा तो सेल क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज करना पड़ेगा। तो उस वोल्टेज फ्लक्चुएशन को हमको कांस्टेंट रखते हुए रेहोस्टेट के अंदर यूज करते हुए हम वोल्टेज को क्या करते हैं? फ्लक्चुएट कर सकते हैं। तो वह रेहोस्टेट आपका किसका है? ये रेसिस्टेंस का ही एक पार्ट है जो आपको क्या करता है? फिक्स वेरिएबल रेसिस्टेंस होता है इसके अंदर। क्या होता है? वेरिएबल रेसिस्टेंस होता है, ना कि कोई फिक्स रेसिस्टेंस। तो वेरिएबल रेसिस्टेंस को ही क्या कहते हैं? रेहोस्टेट। तो हम लिखेंगे rheostat is often used to change the resistance in the circuit। जब भी रेसिस्टेंस चेंज करना होगा तो हम क्या करेंगे? रेहोस्टेट यूज करेंगे। कोई दिक्कत यहां तक? अब जो है आपको हमको नेक्स्ट टॉपिक में आप जो है एक टॉपिक है, इसके अंदर आपको अभी तक मैं कंडक्टर और इंसुलेटर इस सब के बारे में बताता था, जो आप लोअर डाउन क्लासेस में पढ़े होंगे, लोअर क्लासेस में। उसमें क्या होगा? जो गुड कंडक्टर और रेसिस्टर, इंसुलेटर, अब इसके अंदर क्या कर रहा है? जो सबसे कम जिसके अंदर रेसिस्टेंस हो, जो सबसे कम रेसिस्टेंस होगा उसके अंदर क्या होगा? वो बहुत अच्छा कंडक्टर होगा। जिसके अंदर कम होगा, कम रेसिस्टेंस होगा, वो बहुत ही अच्छा कंडक्टर होगा, उसको क्या कहेंगे? गुड कंडक्टर। और जिसके अंदर कुछ रेसिस्टेंस हो तो उसको क्या कहेंगे? एक रेसिस्टर। और जिसके अंदर हाई रेसिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा? पुअर कंडक्टर। और उससे भी ज्यादा अगर वहां रेसिस्टेंस यदि अप्लाई हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे? इंसुलेटर। तो हम गुड कंडक्टर, रेसिस्टर, इंसुलेटर, इस सब का डिफिनेशन लिख पाते हैं। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? रेसिस्टिविटी, रेसिस्टेंस के व्यू से हम इस सब का डिफिनेशन आपको लिखवाते हैं। तो इसके अंदर पहला लिखेंगे पहला लिखेंगे गुड कंडक्टर। गुड कंडक्टर इसमें लिखेंगे a component of
a component which offers a low resistance, a component which offers low resistance is called a good conductor. Is called a good conductor. दूसरा लिखेंगे रेसिस्टेंस. दूसरा क्या बताएंगे? रेसिस्टर. रेसिस्टर किसको कहते हैं? A conductor having some appreciable resistance is called a resistor. तीसरा है insulators. A component that offers a large resistance, is called a component that offers a large resistance is called insulators. आपको मैं गुड कंडक्टर, रेसिस्टर और इंसुलेटर्स का डेफिनेशन लिखवा दिया. अब जब हम एमीटर का रीडिंग किसी सर्किट के अंदर, हम जब एमीटर का रीडिंग ऑब्जर्व करते हैं, एमीटर लगा होता है, तो उसके अंदर जब हम वायर का क्या करते हैं, जब लेंथ इंक्रीज करते हैं, क्या करते हैं? लेंथ इंक्रीज करते हैं. तो लेंथ इंक्रीज करने पे रीडिंग चेंज होता है. तार मोटा या पतला लगाने पे क्या होता है? एमीटर के अंदर चेंज होता है रीडिंग. तो ये जो रीडिंग फ्लक्चुएशन होता है, उससे जो है सो हम ऑब्जर्व किए थे, जो उसमें आपको ऑब्जर्व किया गया था. जब प्रैक्टिकल आप करोगे इस पे एमीटर लगा के, जब एक मोटा तार लगाओ, पतला तार लगाओ, लंबा लगाओ, छोटा शॉर्ट वायर लगाएंगे, सेम मटेरियल का, जैसे कॉपर का तार लिए, तो कभी थिक वायर यूज किया, कभी क्या किया, पतला वायर, थिन वायर यूज किया. सेकेंड केस में लंबा, उसी सेम कॉपर का एक लंबा तार यूज करो, फिर एक छोटा तार यूज करते हो. तो उसके अंदर क्या आया, आपको जो है सो डिफरेंस, एमीटर के अंदर डिफरेंट रीडिंग आया. तो उससे मुझे क्या पता लग चला, जो लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी रेसिस्टेंस वेरी करता है. किस पे? लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी रेसिस्टेंस वेरी करता है. जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेसिस्टेंस होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और आपको लेंथ का क्या होता है, रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ने से रेसिस्टेंस डिक्रीज करेगा, और लेंथ बढ़ने से रेसिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ कम होने से रेसिस्टेंस घटेगा. और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. इसका मतलब है यदि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज करेगा. यदि रेसिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, घटेगा. कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, तो हम उसी को आपको लिखवाते हैं.
पहला लिखेंगे द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, the resistance of the conductor depends on the resistance of conductor depends on the length and area of cross section, इस पे हम लिखेंगे R is directly proportional to L, R is inversely proportional to 1 by L। अब लिखेंगे R is equal to L by L क्या है? लेंथ ऑफ वायर और क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, और A क्या है? क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द वायर और A क्या है? क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, यहाँ पे हम लिखेंगे R इज इक्वल टू, जब ये हटेगा तो साइन ऑफ रेसिस्टिविटी आ जाएगा, तो R इज इक्वल टू रो L बाय। यहां तक कहीं कोई दिक्कत? अब देखो हम यहां से लिखेंगे एक स्टेटमेंट, यहाँ पे द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर जो होता है वो डिपेंड होता है, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड करता है लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कोई दिक्कत? R इज इक्वल टू रो L बाय I। अब यहाँ पे ये क्या है? इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी, ये क्या है? इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी, जो किसी गिवन मटेरियल के क्या होता है? फिक्स होता है, जो आपको टेबल में दिया हुआ है। एक मटेरियल, किसी भी कंडक्टर का जो मटेरियल होगा उसका रेसिस्टिविटी क्या होगा? आपको फिक्स होगा। और इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी का द SI यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी ओम मीटर। कोई दिक्कत यहाँ पे? आप देखो यहाँ पे आपको टेबल दिया गया है, उसमें क्या है? जो गिवन मटेरियल का आपको रेसिस्टिविटी दे रखा है। कल जो है सुबह इसका कुछ न्यूमेरिकल और फिर जो है रेसिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेसिस्टर, जो मैं इस पे और जो अभी तक जो मैं करवा चुका हूँ उस पे आपको कल कुछ न्यूमेरिकल 5-6 न्यूमेरिकल करवा दूंगा। उसके बाद मैं आपको रेसिस्टर्स, आप जो रेसिस्टर होते हैं कोई भी चीज, आप जैसे पंखा ले लो या बल्ब ले लो, सब के अंदर थोड़ा न थोड़ा एनर्जी क्या होता है? रेसिस्टेंस में डिस्ट्रॉय हो जाता है। जैसे आप बल्ब को लंबे टाइम जलाओगे वो हीट करता है, तो हीट क्यों कर रहा है? क्योंकि वहां पे जो करंट फ्लो किया उसको रेसिस्ट करने के बाद हीट एनर्जी जनरेट हुआ। पंखा आप लंबे टाइम तक चलाओ तो वो भी क्या होता है? उसके अंदर भी रेसिस्टेंस होता है, वो भी आपको क्या करता है? हीट हो जाता है पंखा में। तो वो किसके वजह से? रेसिस्टेंस की वजह से। वही हीटिंग इफेक्ट जो है रेसिस्टेंस को हम किस में यूज करते हैं? अगर वो कुछ जैसे पंखा को हीट करने में वो हीट ज्यादा पंखा हो जाएगा, वो उसका कॉइल बर्न हो जाएगा, वो चलेगा नहीं। बल्ब ज्यादा हीट होकर हो सकता है बल्ब फ्यूज हो जाए, लेकिन उसी हीटिंग इफेक्ट का कुछ काम हम कुछ यूज करते हैं
वो यूज, जैसे आप गीजर यूज करते हो उसमें इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस का ही जो है कमाल होता है, जो हम गीजर यूज कर पाते हैं। और उसमें क्या होता है, गीजर पानी को क्या करता है, हम गर्म करता है, जो अभी ठंडे मौसम में नहाने में मुझे मदद मिलता है। दूसरी बात, आपको इलेक्ट्रिक आयरन जो यूज करते हो वहां पे भी रेसिस्टेंस क्या किया जाता है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, और वो हीट एनर्जी हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो वो हम आगे के चैप्टर में डिस्कस करेंगे। आज तक मैं आपको रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी कंप्लीट हो गया। अभी तक मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में, करंट के बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, चार्ज के बारे में, और रेसिस्टेंस के बारे में, ओम्स लॉ, इतना सारा डिस्कस हो गया। अब नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा उसमें जो है सो आपको न्यूमेरिकल होंगे, और न्यूमेरिकल के बाद रेसिस्टेंस को जो है सो हम कब सीरीज में कनेक्ट करते हैं, कहाँ पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, उस सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तब तक आप इस वीडियो में बने रहना, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।